जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, पैसे ही नहीं हैं तो डर किस बात का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कि मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है या फिर लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ईएमआई भरने के पैसे नहीं हैं। कहीं से मैंने एक लोन उठाया था, उस लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन हुआ, फिर तीसरा लोन हुआ, फिर क्रेडिट कार्ड आ गए, उनकी लिमिट ख़त्म हो गई। ऐसे कर के मेरे ऊपर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे-ऐसे लोन हो चुके हैं। अब मेरे पास भरने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी सैलरी आ रही है 50,000 रुपए, ईएमआई हो चुके हैं 1.5 लाख रुपए। मेरे बिज़नेस से कमाई हो रही है 1 लाख रुपए, ईएमआई हो चुकी है 3 लाख रुपए। अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से इसको सँभालूँ? तो मेरे भाई, अगर आपके पास लोन भरने का पैसा नहीं बचा है, अगर तो ईएमआई भरने के पैसे हैं आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो आपको जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए, मेरा कहना ये है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी बैंक्स है, जितनी भी एनबीएफसी है, ये घंटा आपका कुछ नहीं कर सकती एक्चुअली में। जो हमारी दिल्ली वाली भाषा है ना, जो हम लोग सीधे बोलते हैं कि भाई साहब, ये आपके सर का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकती। जी हाँ। वैसे बाल तो कहीं और की बात कर रहा था, लेकिन आप लोग वीडियो में सेंसर हो जाएगा, इसलिए सर की समझ के चलो सिंपली, ठीक है? तो ये लोग आपके सर का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकते। लेकिन फिर इतना डर है क्यों? इतने सारे कॉल्स क्यों? रिकवरी एजेंट क्यों? इतना सब क्यों करते हैं ये लोग? है ना? ये लोग अधिकतम आपके साथ क्या ही कर सकते हैं? आप लोगों को अगर ये पता लग जाएगा ना कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो आपको कभी डर रहेगा ही नहीं। आज इसी के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सारी एनबीएफसीज़, सारे ही बैंक को मैं काउंट करके चल रहा हूँ, ठीक है? तो आपको डरे घबराए मत, आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, लीगल नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवाना है, उसको चेक करवाना है, कोई कोर्ट का समन आया है वहाँ पर बेल लेनी है या फिर हियरिंग पे डेट बढ़वानी है, ऐसा कुछ भी हो, या फिर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी दिक्कत है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कॉल बुक करके बात कर सकते हैं और हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप के अंदर, ठीक है? अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि देखो, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक और एनबीएफसी क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला लोगों का ये सवाल रहता है कि सर मैं लोन डिफ़ॉल्ट करूँगा तो मेरी सिविल ख़राब कर देंगे ये लोग। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सिविल कोई हमेशा के लिए ख़राब कभी नहीं होती है। अगर आपकी सिविल अभी 900 है, जो कि हाईएम होती है, उससे ऊपर नहीं होती, ठीक है? हाईएस्ट होती है, उससे ऊपर कभी नहीं जा सकती। अगर आपकी सिविल 900 भी है और आपके 3 साल आपने कोई लोन नहीं लिया या फिर कुछ और नहीं करा है, तो वो 3 साल बाद फिर से ज़ीरो पे आ जाएगी। मतलब ज़ीरो क्या मतलब, वो ऐसे आ जाएगी, दिखाएगी कि आपने कोई लोन लिया ही नहीं है कभी, समझ रहे हो? तो सिविल को किस तरीके से काउंट करा जाता है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट करा है, सेटलमेंट करी है, उसके बाद भी आपका सिविल ठीक हो सकता है, आपको लोन्स मिल सकते हैं और अनसिक्योर लोन भी मिलेंगे और सिक्योर लोन भी मिल सकते हैं। उसका पूरा प्रोसीजर अलग रहता है। उसके अंदर क्या होता है, जब आप लोन वगैरह डिफ़ॉल्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद जब सेटलमेंट करते हो, तो उसके बाद आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड या फिर सिक्योर लोन्स वगैरह लेके या फिर गोल्ड लोन लेके आप उनको चुका के उसका सिविल ठीक करके आगे आपको छोटे-मोटे अनसिक्योर लोन मिलेंगे 5,000 10,000 के, उनको चुका के फिर आपको बड़े लोन्स भी मिलने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि जितनी भी फाइनेंस कंपनियाँ हैं, वो इनका सिविल के ऊपर कुछ खास वो नहीं रहता। इनका एक क्राइटेरिया है खाली कि 700 होना चाहिए, 800 होना चाहिए, समझ रहे हो? एक बार अगर उनको आपका रिकॉर्ड सही लगेगा, तो वो आपको हमेशा लोन प्रोवाइड करवाएँगी, ठीक है? तो सिविल के ऊपर डरे ना। और सिविल अगर 1-2 साल के लिए खराब होता भी है, तो उसको खराब होने दो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, अभी-अभी लोन के जाल से आप निकल रहे हो, आप कहीं फिर जाके साल भर बाद दोबारा लोन के जाल में ना फँसो। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हो? अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। ये लोग कॉल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इतने कॉल्स क्यों करते हैं? आप कई भाई लोग बोलते हैं कि सर इन्होंने नाक में दम कर रखा है, मैं कितने कॉल्स उठाऊँ? एक कॉल उठाता हूँ, ऊपर से 10 कॉल बज जाते हैं। अगर मैं अननोन कॉल बंद कर देता हूँ, ये साले व्हाट्सएप पे फ़ोन करते हैं। तो क्या करा जाए? तो देखो, इसका 2 ही उपाय हैं। एक तो कंप्लेंट्स करके कॉल रोके जाते हैं, ठीक है? एक होती है टेक्निक बात करने की, जैसे हम लोग आरटीपी बोल के या फिर बाकी सारी चीज़ें पढ़वा के उसको कॉल्स को रोकते हैं, ठीक है? तो या तो आप वो टेक्निक सीख लो प्रॉपर्ली, कैसे कॉल करी जाती है। मेरे चैनल पे पड़ी भी है रिकॉर्डिंग्स वगैरह, आप उनको सुन के सही तरीके से समझ सकते हो, ठीक है? या तो आप कॉल फॉरवर्डिंग लगा सकते हो, किसी की भी ले सकते हो, हमारी कॉल फॉरवर्डिंग ले सकते हो या किसी और की कॉल फॉरवर्डिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप या तो खुद सीख लो, कॉल फॉरवर्डिंग लगा लो। अगर वो नहीं करना चाहते,
तो मेरे भाई सीधा सिंपल चीज़ है, आप कंप्लेंट्स करके कॉल रोक दो या अननोन कॉल बंद कर दो, सिंपली बात है। अननोन कॉल बंद करोगे तो थोड़ा विजिट का और रेफरेंस नंबर पे कॉल जाने लगते हैं, उसका लफड़ा रहता है, ये बात होती है, ठीक है। बाकी सारी कोई दिक्कत नहीं है। अब विजिट्स पे आ जाते हैं। तो विजिट का देखो, हर आदमी को विजिट का बहुत डर रहता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विजिट में इनके पास कोई घंटा कुछ खास पावर है नहीं। हाँ, ये आपके घर आ सकते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन कैसे आ सकते हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस हो उनके मुताबिक इनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट, इनके पास मेरे भाई या जो एजेंसी का ऑथराइजेशन लेटर होता है वो होना चाहिए बैंक या एजेंसी से, और इनका आईडी कार्ड होना चाहिए। इन लुच्चे लफंगो कुत्ते कमीने हरामियों के पास, जो मैं शब्द एक्चुअली में यूज़ कर रहा हूँ, इनके पास इनमें से एक चीज़ मिल जाएगी बड़ी मुश्किल से, आईडी कार्ड। वो दो चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी, ना डीआरए का सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ऑथराइजेशन लेटर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, ऐसे में आपको करना चाहिए, इनको पीछे घुमा के इनके पिछवाड़े पे एक लात मार के इन्हें घर से निकालना चाहिए, समझ रहे हो। अगर कई लोग वायलेंस के साथ नहीं जाते, वरना दिल्ली में तो इन्हें रख के पेला जाता है रिकवरी वालों को, झूठ नहीं कह रहा। हमारी दिल्ली में मैं कितनी भी बेकार हो, कितनी भी दिक्कतें हो, कितनी भी परेशानी हो, बट हम लोग रिकवरी वालों को अच्छे से रख के पेलते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। और इनकी पिलाई होनी भी चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि जो रूल्स बने हैं उनके हिसाब से काम नहीं करते, समझ रहे हो। ये लोग आएंगे तो उल्टी सीधी बातें करते हैं कि भाई साहब लोन लिया है तो भर दो ना। इनके बाप से लोन लिया क्या आपने, एक बात बताओ। ये जो रिकवरी एजेंट फ़ोन कर रहा है या फिर जो आ रहा है, उसके बाप से लोन लिया है। अगर मान लो आपने एबीसीडी बैंक से लोन लिया है, तो इसके बाप का नाम एबीसीडी बैंक है क्या? बैंक ने क्यों रखा है इन थर्ड पार्टी को? इसलिए रखा है ताकि बैंक के और इनके आपके बीच में बातें होती रहे, समझ रहे हो। बट ये लोग मिसयूज़ करते हैं। अब इस मिसयूज़ को रोकना कैसे? पहले तो देखो, अगर आता है, ऐसा कुछ होता है आपके यहाँ पर विजिट अगर नहीं हुई है तो रोकने का तरीका भी बताऊंगा, अगर हो रही है तो भी रोकने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो, अगर विजिट वगैरह हो रही है तो ये सारी चीज़ें मांगो, इनकी वीडियोग्राफी करो, नहीं दिखाते भगा दो सालों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं, भगाओ आराम से। नहीं जाते हैं, बैठ जाते हैं, 100 नंबर कॉल करो, 112 नंबर डायल करो, तुरंत भागेंगे, तुरंत 10 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत भाग जाएंगे, समझ रहे हो। ओके। अगर मौके पर पुलिस आती है, इन पे ये तीनों चीज़ें मांगो, इनकी वीडियोग्राफी करो, आगे चल के प्रूफ में काम आएगा, ठीक है। अगर विजिट नहीं हुई है तो आप पहले ही रोक सकते हो इसको आरबीआई में और बाकी जगह जगह कंप्लेंट करके कि ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि बिना आईडी कार्ड और इन सब चीज़ों के आएंगे, तो वहाँ पर आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट हो जाएगी और इनकी विजिट कभी नहीं होगी, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर हो रही है तो भी आरबीआई में कंप्लेंट करनी चाहिए। उसका एक पूरा पैटर्न चलता है, जैसे पहले आप बैंक को कंप्लेंट करेंगे, 30 डेज़ के बाद आरबीआई में कंप्लेंट होगी। अब कई लोग उस पैटर्न को समझ नहीं पाते, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे करवाना चाहते हो तो भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वरना खुद का जो पैटर्न वाला काम है यही है कि पहले आप बैंक को कंप्लेंट करेंगे किसी भी डिजिटल मोड से या फिर ऑफलाइन मोड से। अगर प्रायर नोटिस दे रखा है तो उसके बेस पे भी आप लोग आरबीआई में कंप्लेंट दे सकते हो, सिंपली सी बात है, और आपकी कंप्लेंट पे पूरा एक्शन होगा। अब तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं, लीगल नोटिस। लीगल नोटिस भेज दिया तो कोर्ट में 10 दिन के अंदर पैसे देने पड़ेंगे। मेरे भाई, जो लीगल नोटिस आपको आता है वो कभी भी कोर्ट से नहीं आता है, पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है। कोर्ट से आपको रिसीव होता है समन, सीधी सी बात है। जो ये आपको लीगल नोटिस भेजते हैं वो होते हैं बैंक के या फिर एनबीएफसी के पैनल के एडवोकेट का नोटिस। आप उस एडवोकेट के नोटिस का ऑब्जेक्शन दीजिए, ऑब्जेक्शन दिलवाइए और उस नोटिस का रिप्लाई दीजिए। चाहे आर्बिट्रेशन होगा उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा, सेक्शन 25 का होगा उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा, डिमांड नोटिस हो जाएगा उसका रिप्लाई हो जाएगा, रिकॉल नोटिस का रिप्लाई हो जाएगा, उसका रिप्लाई दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई केस वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने आज तक जितने केस देखे हैं, कोई अगर आप नोटिस का रिप्लाई सही तरीके से देते हैं तो आपको कभी भी आपके ऊपर केस वगैरह नहीं फाइल करती है बैंक या फिर एनबीएफसी, समझ रहे हो। क्योंकि वहाँ पर भी दिखाना पड़ता है कि आपने अगर नोटिस भेजा तो उस नोटिस का कोई रिप्लाई आया। अगर रिप्लाई आया तो वहाँ पर देखा जाता है कि आप वेट करिए, आप एक और नोटिस भेजिए उनको, वहाँ पर पता करिए क्या है क्या नहीं है। और अगर सेटलमेंट की बात चल रही है तो सेटलमेंट कर लीजिए, कोर्ट में जाकर कोई फ़ायदा नहीं होता एक्चुअली में, बैंक को भी कुछ वो मिलता नहीं है, समझ रहे हो। तो आप लोगों को नोटिस का रिप्लाई देना है, वहाँ पर बात खत्म हो गई। अगर कोई रिकवरी वाला डरा रहा है कि लीगल नोटिस भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ किसी भी रिकवरी वाले के पास कोई पावर नहीं है नोटिस भेजने की। जी हाँ, जो बैंक के या फिर एनबीएफसी के पैनल के एडवोकेट होते हैं उनकी और रिकवरी वालों की कभी बात होती ही नहीं है। आप एक बात बताइए, एक एडवोकेट क्यों बात करना चाहेगा 2 कौड़ी के 10,000 15,000 वाले जो एडवोकेट जो सॉरी वो है क्या कहता है रिकवरी वाले हैं, उनसे क्यों बात करना चाहेगा? उनके मुँह क्यों लगना चाहेगा, ठीक है। वो कभी भी आपको फ़ोन नहीं करता, कोई एडवोकेट कोई पुलिस वाला फ़ोन भी नहीं करेगा आपको। वो हमेशा नोटिस, अगर आपका आया है तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ समझ के चलिए। अब दूसरी स्थिति पे आ जाते हैं कि भाई साहब
चलो लीगल नोटिस भी संभाल लिया, रिकवरी भी संभाल लिया, अब अगर कोर्ट में केस हुआ तो क्या होगा? तो मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट में केस ऐसे नहीं होते, समझे। 100 में से 1-2 बंदों पे कोर्ट में केस होते हैं, सिंपली बात है, और उन 1-2 की संख्या बहुत कम है, समझे। अगर आपके 10 लोन चल रहे हैं, 20 लोन चल रहे हैं, तो चांस है कि एक आधा केस हो सकता है, और वो भी कब होगा? तुरंत नहीं करती बैंक। आपको पहले तो नोटिस भेजे जाएंगे, उसके 3 महीने बाद कहीं सामान आता है, वो सारी चीज़ें होंगी, वो भी जब लोन एनपीए हो गया होगा उसके बाद की बात है ये सारी, समझे। तो अगर आपके ऊपर केस हो भी जाता है सेक्शन 25 का या चेक बाउंस का, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, आपको पहली डेट पे जाने की भी जरूरत नहीं, आपके लॉयर चले जाएंगे, 1-2 डेट आगे बढ़वा देंगे, उसके बाद एक बार बेल ले लो, आगे चल के कोर्ट में भी सेटलमेंट होती है आराम से 10 से 20% के अंदर ये लोग सेटलमेंट करते हैं। आपको पहली बात तो मैं एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि आप लोगों को इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली ये ध्यान दीजिए कि जब मेरा राइट ऑफ हो जाता है तो मुझे सेटलमेंट कर लेनी है, कुछ फंड आएगा, जितना जितना आता जाएगा मैं सेटलमेंट करता रहूँगा, 10% में, 12% में, 15% में। आपको इस दिक्कत झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे। अगर बिल्कुल ही फंड नहीं है, बिल्कुल ही पैसा खत्म हो चुका है ही नहीं कुछ भी, तो फिर भाई मेरे आराम से सेटलमेंट सॉरी तो मेरे भाई केस चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 1 साल के अंदर 2 से 3 डेट पड़ती है कुल मिला के। तो डरो घबराओ मत, समझ के चलो, टेंशन फ्री रहो, जीने का मतलब ही है, समझ रहे हो, टेंशन फ्री रहो। वो एक कहावत सुनी होगी ना कि जिसने ली टेंशन उसके बीवी बच्चों को पेंशन, समझे। तो मेरा भाई यही होता है एक्चुअली में, आपको ये लोग मेंटली प्रेशराइज करना चाहते हैं, आप लोग मेंटली प्रेशराइज मत हो, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। जो बंदा मेंटली प्रेशराइज होता है, मेंटली प्रेशर लेता है, वो अपना नुकसान कर रहा है और कुछ नहीं है। कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, वो आपके जो मेंटल पीस होता है ना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, समझे। आपको जीने का अधिकार है, आपको आपके मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं, आपकी इज्जत के साथ, जो सम्मान कहता है ना जिसको हम, उसके साथ कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। बस समझ के चलो, रूल समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आनी है, समझे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। कोई अलग वीडियो चाहिए किसी चीज़ पे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।